अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में। हूं लियाकत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की पैदर पे शिकस्तों के हवाले से, जहां पर टीम पाकिस्तान न्यूजीलैंड में मौजूद है। ऑकलैंड में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई, 220 रन से ज्यादा आपके बॉलर्स दे गए। उसके बाद बल्लेबाज बेचारे क्या करेंगे। उसके बाद 190 प्लस रन दिए पाकिस्तान ने हैमिल्टन में, और पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो रन देते चले जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो शायद इतने रन करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। पहले अगर हम T20 की बात करें तो वहां पे हमें साइम अयूब की जानिब से काफी फायरवर्क नजर आए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी अच्छा खेले, फखर जमान फेल होते हुए नजर आए, तो फिर बाबर आजम अच्छा खेले। लेकिन प्रॉब्लम बनता है बाबर आजम के बाद ना इफ्तिखार चलते हैं ना ही आजम खान चलते हैं, और उसके बाद कुछ अगर आंखें दिखानी होती हैं आमिर जमाल को, तो वो इस वक्त में आते हैं टीम में जब वो आंखें दिखाने के शायद उतने कैपेबल नहीं है। शायद अभी उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा चाहिए। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, और बहुत सारी एक ऐसी बातें हैं जो कि पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप को तो उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स क्या कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी कहने को दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, बेहतरीन उनका रिकॉर्ड है, और पिछले कुछ अरसे से वो वर्ल्ड रैंकिंग्स में भी अच्छी पोजीशंस में थे। आजकल डिक्लाइन उनका चल रहा है। इसके अलावा हारिस रऊफ की बात की जाए तो वो पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं। आप कोई भी लीग देख लें, बिग बैश में सबसे ज़्यादा डिमांड हारिस रऊफ की होती है। इसके अलावा जो भी लीग्स हैं वो उनको साइन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब लीग क्रिकेट से वो इंटरनेशनल की तरफ आते हैं तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं करते। कल के मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन इसके अलावा जो बात की जाए हारिस रऊफ की तो वो भी इतने इंपैक्टफुल नहीं है। उसके बाद अब्बास आफरीदी हैं या आमिर जमाल हैं, तो ये वो लोग हैं जो कि आपके डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म करते आ रहे थे। लेकिन बात करनी चाहिए उन 7-8 प्लेयर्स की जो कि पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद है। लोग कहते हैं कि बाबर आजम बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, मैं भी मानता हूं वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन ये कसूर क्या बाबर आजम का नहीं था कि 7 से 8 प्लेयर्स अभी भी जो T20 इंटरनेशनल टीम में हैं ये बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अगर रिजवान की बात की जाए वो भी बाबर आजम के पार्टनर रहे, फ़खर जमान भी बाबर आजम के दौर में खेलते रहे, इफ्तिखार अहमद भी बाबर आजम के दौर में खेलते रहे, शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम के दौर में खेलते रहे, हारिस रऊफ बाबर आजम के दौर में खेलते रहे, जमान खान भी बाबर आजम के दौर में खेले, और इसके अलावा वसीम जूनियर भी बाबर आजम के दौर में खेले। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे खिलाड़ियों का पूल बनाया गया कि जिसमें सिर्फ बाबर या रिजवान होती रहे, और जब ये दोनों चलें तो पाकिस्तान मैच जीत जाए, और जब ये दोनों ना चले तो पाकिस्तान मैच ना जीत सके। बहुत सारे अजीब सवालात अब खड़े होते हैं, क्योंकि जब हम ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि हम टेस्ट में और T20 में बहुत स्ट्रांग है। जब टेस्ट खेलते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि हम ओडीआई और T20 में बहुत स्ट्रांग है, और जब हम T20 अब खेल रहे हैं तो शायद हमें ये भी बताना स्टार्ट कर दिया जाए कि हम ओडीआई क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छे। लेकिन रिकॉर्ड्स हमें यही बताते हैं कि पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान की T20 सर्कल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी। साबिक चेयरमैन रमीज़ हसन राजा साहब तो यही कहते थे कि हमें अगर किसी के साथ भी बायलैटरल सीरीज़ खेलनी है तो वो T20 सीरीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वक्त भी कम लगता है, और पाकिस्तान की टीम भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। लेकिन बाबर आजम की को क़यादत से हटाने के बाद अब 3 मैचेस हो चुके हैं। शान मसूद कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके। 2 मैचेस में शाहीन शाह अफरीदी कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके। पहला मैच ऑकलैंड में हारे, दूसरा मैच हैमिल्टन में हारे। अब देखते हैं डोंडन में क्या होगा, लेकिन कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि कल यहाँ पर बहुत सारी खबरें जो है आपको मिली होंगी, और जब हम मैच हारे थे तो उसके बाद फ़ौरन मैंने एक खबर ब्रेक की थी, और वो खबर आपको डिफरेंट मीडिया में भी देखने को मिली होगी मोहम्मद हफीज़ के हवाले से। मोहम्मद हफीज़ और टीम जो प्लेयर्स हैं उनके दरमियान खटपट चल रही है, और बहुत ज़्यादा जो है तल्खी का माहौल है इस वक्त न्यूजीलैंड में। इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में शोएब जट साहब ने कहा था कि टीम मैनेजमेंट या टीम प्लेयर्स जो बिलखुसूस टीम प्लेयर्स हैं वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हमें कौन सी लीग खेलनी चाहिए, कौन सी लीग नहीं खेलनी चाहिए। और जब आप एक टूर पे ये सोचेंगे कि हमें लीग कौन सी खेलनी चाहिए, कौन सी नहीं खेलनी चाहिए, तो उसके बाद रिजल्ट फिर आप एक्सपेक्ट ना कीजिए। अकेला एक प्लेयर आपको मैच नहीं जितवा सकता। आप अगर एक टूर पे हैं तो सबसे पहले आपको वो हर्डल जो है वो क्लियर करनी है, और उसके बाद आप जाके लीग्स के बारे में सोचें तो ज़्यादा बेहतर है। जब अगर आपका टीम डायरेक्टर आपके साथ नाराज़ है, वो आपके साथ प्लान शेयर नहीं कर सकता, वो आपके साथ डाटा एनालाइज नहीं कर सकता, जब आपके सीनियर प्लेयर्स एक तरफ उनका मुंह होगा, जब आपके टीम डायरेक्टर का एक तरफ मुंह होगा, तो रिजल्ट जो आजकल आ रहे हैं ऐसे ही आते रहेंगे। और अगर रिजल्ट इसी तरह आते रहे तो फिर बहुत सारे सवालात खड़े होंगे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी, मोहम्मद हफीज़ के हवाले से भी, और फिर इनकी जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट मौजूद हैं। रिजवान की शक्ल में भी मौजूद है, और बहुत सारे लोग तो अब ये भी कहना स्टार्ट हो गए कि जिस अंदाज में शान मसूद ने कप्तानी की थी टेस्ट क्रिकेट में, उनको 1-2 फॉर्मेट में और भी कप्तान बना देना चाहिए। इसके अलावा हम ILT के हवाले से भी बताते चले। ILT में
जिसमें पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा सुपरस्टार प्लेयर्स जा रहे हैं, उसका आगाज़ 17 फ़ैब से होगा। 17 बैग यू पार्डन 17 जब फ़ैब है PSL का जब आगाज़ होगा तो उसका फ़ाइनल होगा। तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने यह भी तशवीश का इज़हार किया कि जब वहाँ पे फ़ाइनल हो रहा होगा, शाहीन शाह अफरीदी वहाँ पे मौजूद हैं, शादाब खान उसी टीम में हैं, फिर इमाद वसीम तो चले पाकिस्तान की टीम में नहीं है, बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे खेल रहे होंगे। तो लेट्स सपोज अगर वो वहाँ पे फाइनल खेल रहे हैं तो पाकिस्तान का PSL का पहला मैच किस तरह खेलेंगे। पहला मैच भी लाहौर कलंदर का है और स्पेशली शाहीन अगर वहाँ पे फाइनल खेलेंगे तो यहाँ पर किस तरह वो पहुँचेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा तसादुम पैदा हो गया। आप देखते हैं कि PCB का जो मैनेजमेंट कमेटी का इजलास होगा उसमें PCB क्या फैसला करेगी। ख़वातीन औज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ खान साहब। उनसे पूछेंगे पाकिस्तान की पे दर पे शिकस्तें और बहुत सारे इशूज़ हैं जो कि हमने अब्दुल रऊफ खान साहब से डिस्कस करने हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। ख़वातीन औज़ात, हम अब बात करेंगे पाकिस्तान की पैदर पे शिकस्तों के हवाले से जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, चाहे ODI फॉर्मेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो या फिर T20 इंटरनेशनल हो। पाकिस्तान के जो शायकीन हैं वो जीत को तरस चुके हैं और इस तमाम तर जो हमारी शिकस्तें हैं इसके हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसी वॉइस जो कि बड़ी वाइब्रेंट समझी जाती है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ खान साहब। रऊफ भाई, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रऊफ भाई, ये बताइएगा कि ये जो पैदर पे शिकस्तें हैं और पाकिस्तानी जो शायकीन हैं वो शिकस्तें ही देखते आ रहे हैं, पिछले कोई 20-25 मैच हो गए, हम 8-9 मैच जीते हैं, ये इसको किस तरह देख रहे हैं? ये क्या वजह है कि पाकिस्तान टीम जीत नहीं पा रही? देखिए, अगर बेसिक इसकी देखी जाए तो इसमें पाकिस्तान टीम पे आप इतना ज्यादा मलबा नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में आ रही है, जहां पर एक म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा है। आपका चेयरमैन सेटल नहीं है, आपकी पिछले 1-1.5 साल की आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो फंक्शन है, उसको 3-3, 4-4 महीने की एक्सटेंशन दी जाती है। उसके बाद उससे पहले भी अगर देखें तो आपका जो चेयरमैन था, कभी अशरफ आ रहा है, कभी नजम सेठी आ रहा है, उससे पहले शहरियार खान था, शहरियार खान से पहले एहसान मानी के बाद वसीम खान, फिर रमीज राजा। यानी कि अजीबो गरीब एक खिचड़ी पकी हुई है जिसके आफ्टरफॉल जो आफ्टर शॉक्स थे वो तो गिरना ही थी, और वो पाकिस्तान क्रिकेट पर आकर गिरे और पाकिस्तान क्रिकेट अब स्ट्रगल करना शुरू हो गई है। आप टेस्ट सीरीज, होम टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, आप होम सीरीज इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हो गए, उसके बाद एशिया में नाकस तरीन परफॉर्मेंस रही आपकी, फिर आप वर्ल्ड कप में हार गए, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से आपको शिकस्त हुई, फिर आप ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया से आपको व्हाइट वॉश हुआ, फिर अब न्यूजीलैंड में आप 2 मैचेस हार गए। तो ये बेसिकली जो शॉर्ट पॉलिसीज हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है इनकी, और उसके बाद जो एक पैनिक बटन दबा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उसकी वजह से ये सारे का सारा जो मलबा पाकिस्तान की कौम पे गिर रहा है। ठीक, अच्छा ये बताएं कि ODI में भी, टेस्ट क्रिकेट में भी और T20 इंटरनेशनल में भी हम जीत के हमेशा करीब पहुंचते हैं लेकिन जीत नहीं पाते, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है। नंबर 1 तो जो आपकी अगर पास्ट रिकॉर्ड देखें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसको मैचेस जितवाती रही है। एक तो आपके पास अभी कोई ऐसे बॉलर्स है नहीं, ना नीचे जूनियर लेवल पर और ना पाकिस्तान टीम है जिनके एक्शन मुकम्मल हो। एक्शन मुकम्मल होने से मुराद ये है कि जो उनके बायोमैकेनिक्स और जिनकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट हो, अलाइंड हो, टेस्ट क्रिकेट के लिए, वनडे के लिए, T20 फॉर्मेट के लिए। मगर पाकिस्तान के पास कोई बदकिस्मती से कोई एक फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है कि जिसका एक्शन कंप्लीटली अलाइंड हो और परफेक्ट एक्शन से वो बॉलिंग करता हो, ना स्पिन डिपार्टमेंट में है ना फास्ट डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से हम तीनों फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा, जो आपकी नजदीक आकर जो हार जाते हैं उसकी बेसिक वजह जो आपका कोचिंग स्टाफ का फेलियर है, जो आपकी मैनेजमेंट है उसका फेलियर है, जो आपको प्लान दे नहीं सकती, और उसके बाद जो प्लान है उसको जो कैप्टन है वो ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता। तो ये सारे जो मिल मिला के फैक्टर्स हैं, ये फिर पाकिस्तान की जो डाउनफॉल है, जो शिकस्त था, उसकी वजह बनती है। अच्छा रऊफ भाई, एक तो आपने भी सुना होगा कि जब हम ODI खेलते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि हम टेस्ट और T20 की अच्छी टीम है। जब टेस्ट खेल रहे होते तो ये बताया जाता है कि हम ODI और T20 की अच्छी टीम है। अब T20 में भी हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और ये मंजन कब तक बिकता रहेगा कि एक फॉर्मेट जब हम खेलेंगे तो हम देखें जी उस फॉर्मेट में हमारी रेटिंग बड़ी अच्छी है, वहां पर हम अच्छा कर रहे हैं, ये फॉर्मेट जो है ना थोड़ा सा कमजोर है हमारा, लेकिन ये तमाम फॉर्मेट्स में अब यही काम हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से। देखिए, अगर बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की, अगर पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आज़ाद होती है और ये बेहतर लोगों के हाथ में होती, तो डेफिनेट पाकिस्तान में यह मंजन शुरू से बिकता ही ना, क्योंकि जो असल फार्मेट है वो आपका टेस्ट फार्मेट है। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, उसके बाद साउथ अफ्रीका या इंडिया की टीम देख लें, अगर वो टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करते हैं तो उनका मीडिया उनको उठाता है। T20 की परफॉर्मेंस को, अब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीते हुए, वेस्ट इंडीज की टीम T20 वर्ल्ड कप जीती है,
मगर उसके बाद फिर वो कहाँ पर खड़ी होगी, वो बिल्कुल उनका डिक्लाइन शुरू हो गया और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। इसी तरह जिम्बाब्वे के साथ हुआ। तो असल जो क्रिकेट है वो आपकी टेस्ट क्रिकेट है। अगर टेस्ट फॉर्मेट को आप पुश करेंगे, उसको बैक करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस पर आप हीरो बनाएंगे, लेजेंड्स बनाएंगे, तो फिर आपकी जो पूरी जो सारी क्रिकेट है वो उठ के खड़ी हो जाएगी। क्योंकि असल जो क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट, वो आपकी जो आपकी फिटनेस होती है, जो आपकी टेक्निक होती है, जो आपका स्टेमिना होता है, जो आपके स्किल्स होते हैं और जो आपका माइंडसेट होता है और जो आपका साइकोलॉजी होती है, उस सब का एक टेस्ट होती है जो टेस्ट क्रिकेट होती है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करें तो बाकी क्रिकेट में आप आस्ते आस्ते चल ही जाएंगे। मगर ये जो शॉर्ट फॉर्मेट है जिसमें काफी अरसे से पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मगर जो पाकिस्तान का एक कंटिन्यूस डिक्लाइन था वो टेस्ट क्रिकेट और लॉन्ग फॉर्मेट में था, वनडे में। इसकी वजह से आप पाकिस्तान की एक टाइम आना था कि आपने शॉर्ट फॉर्मेट में भी आपकी स्ट्रगल शुरू हो जानी थी और वो मेरा ख्याल है कि टाइम। अच्छा राहुल भाई, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि टेस्ट क्रिकेट एक सफेद हाथी है, और टी20 क्रिकेट की बात की जाए या ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए तो इसमें आपको गेट मनी भी मिल जाती है, ब्रॉडकास्टर्स भी मिल जाते हैं, कमर्शियल एस्पेक्ट्स भी मिल जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट फ्यूचर में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही अफोर्ड कर सकते हैं। क्या हम खुद टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, उसको रेवोल्यूशनाइज नहीं करना चाहते, या ये चीजें भी हकीकत है कि टी20 ही अब फ्यूचर है? देखिए, टी20 कभी भी फ्यूचर नहीं बनने देंगे। आपने देखा होगा जो पास्ट एशिया सीरीज हुई है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें खेली हैं, तो उसमें उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बूस्ट देने की मुकम्मल कोशिश। मैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात कर रहा था कि उन्होंने बिल्कुल ही रिजल्ट की परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने एक टेस्ट क्रिकेट को एक बूस्ट देने की कोशिश की और उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए। अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखने के स्टेडियम फुल रहे हैं, फिर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की सीरीज देख लें, उसमें भी ऑलमोस्ट जो क्राउड था वो फुल था स्टेडियम्स में। तो ये जो बड़े कंट्रीज हैं ये कभी भी टेस्ट क्रिकेट को डाउन होने नहीं देंगे, टेस्ट क्रिकेट को लिफ्ट करके रखेंगे। प्रॉब्लम हमारे और इनका, अगर आप डोमेस्टिक का ढांचा देखें, जो इंग्लैंड का काउंटी क्रिकेट है उसने बिल्कुल भी अपनी जो लाइन है, जो अपना पैटर्न है वो चेंज नहीं किया। ना इंग्लैंड की ना ऑस्ट्रेलिया की स्टेट क्रिकेट ने अपना पैटर्न चेंज किया, ना जो इंडिया है उसकी जो रणजी ट्रॉफी है उसका पैटर्न चेंज हुआ। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे आ रहा है कि जब हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शॉर्ट फॉर्मेट्स हैं और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं, जो हमारे चेयरमैन वगैरह जो आते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, तो वो अपने मुफादात के लिए, जो पाकिस्तान के मुफादात को से कुछ डाल रहे हैं, वो लॉन्ग फॉर्मेट के लिए प्लेयर्स को भी तैयार नहीं करे। उनकी जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है उसको बार बार बदल के उसको नो वे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए जब पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो तबाह कर दिया गया, तो उसके बाद फिर आपकी टीम ने स्ट्रगल शुरू किया। अच्छा राहुल भाई, अगर अब न्यूजीलैंड की सीरीज के ऊपर आपसे बात करूं, हालिया 2 मैचेस आपने देख लिए, आपके बैट्समैन तो सारे ही फेल हो रहे हैं बाबर आजम के अलावा, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन कोई भी बॉलिंग की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा। एक मैच में हमने 220 प्लस रन दिए, दूसरे मैच में हमने 192 प्लस रन दिए। तो बॉलिंग में भी तो बहुत ज्यादा खराबियां हैं। जो हमारे लड़के लीग क्रिकेट खेल रहे हैं ये काफी ज्यादा एक्सपोज हो गए अब दुनिया के सामने। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और असल जो प्रॉब्लम है वो आपकी बॉलिंग लाइन में। आप देखेंगे 227 एक मैच में और 197 एक मैच में है। इसका मतलब है कि अगर 2 मैचेस की टोटल स्कोर मिलाएं तो वो कोई बन जाता है 400 रन, और ये आपको कास्ट हुए 400 प्लस रन बन जाते हैं मेरे ख्याल में। ये 420 रन बन जाते हैं। और ये 420 रन आपको कास्ट हुए हैं आपको 40 ओवर में। इसकी एवरेज अगर आप लगाएं तो वो बनती है 10.5 रन पर ओवर के हिसाब से। तो जब आपकी बॉलिंग इस लेवल पे चली जाएगी कि आप हर मैच में, हर ओवर में 10-11 रन कास्ट करेंगे, तो फिर बैटिंग के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपकी बैटिंग में भी वो डेप्थ नहीं है। आपके पास शुरू में ओपनर तो जरूर है, मगर उसके बाद जो आपका मिडिल ऑर्डर है, जो फिनिशिंग पॉइंट है, वो ना आज नहीं बल्कि पास बहुत लंबे अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। आप इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग की है क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए आपको दोबारा इफ्तिखार पर ही रिलाई करना पड़ता है। और अभी भी आप 10-12 साल गुजरने के बाद भी आपको इफ्तिखार से बेहतर बैट्समैन आपके मिडिल ऑर्डर में नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि जो आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जमीन बॉस हो चुका है, वो प्रोडक्शन नहीं दे रहा है। इसी वजह से आप करीब पहुंचते हैं फिर हार जाते हैं। आपने पहले 8-10 ओवर में अच्छा खेल जाते हैं, शुरू के 8 ओवर में आपकी जो एवरेज है आपके कंट्रोल में आती है, और ये अक्सर आप अगले 4 ओवर में मैच चेंज होता है और आखिरी 6-7 ओवर में आप बिल्कुल डिक्लाइन पे चले जाते हैं। और ये आज से नहीं, काफी अरसे से हो रहा है। इसको बेहतर करने की कोशिश भी नहीं की गई है। अच्छा सर, अगर बैटिंग की बात की जाए तो बाबर आजम हमें ऑनली परफॉर्मर नजर आते हैं। ओडीआई में और टेस्ट में तो वो फेल रहे, लेकिन यहाँ पे उनकी तारीफ बनती है। लेकिन इसकी क्या वजह है कि पिछले 3-4 साल से आपने देखा होगा कि 7-8 प्लेयर्स तो वही हैं जो बाबर आजम के एरा में खेलते रहे, और सरफराज के बाद हमने इनको कैरी किया, और उसमें रिजवान भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, इफ्तिखार की बात की जाए वो भी हैं, फ़खर जमान भी हैं। इवन फ़खर थोड़े से पुराने हैं, लेकिन ये बाबर आजम की कप्तानी में अच्छे खेल रहे थे।
अब आके हमें पता चल रहा है कि हमारे ओपनर्स भी फ्लॉप हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर इतना इंटैक्ट नहीं है। खराबी कहां पे आ रही है? ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती है। अगर वो मैच जितवा देगा तो ठीक है, वो नहीं जितवाएगा तो खुदा ही हाफिज है इस टीम का। देखिए, आपको एंड ऑफ द डे जो आपकी टेक्निक है वो मैटर करती है। आपकी फॉर्म हो सकती है कि वो आगे पीछे हो जाए, मगर जो आपकी टेक्निक है वो आपकी परमानेंट रहती है और वो आपके साथ चलती है। और टेक्निकली बाबर आजम वाहिद प्लेयर है जो पाकिस्तान का टेक्निकली सबसे बेस्ट प्लेयर है। इसी वजह से आपने देखा होगा कंसिस्टेंट वो कुछ ना कुछ करता जा रहा है और स्कोर कर रहा है। मगर उसके बाद जिनकी टेक्निक में फ्लॉज है वो उनकी टेक्निक कंप्लीटली शटर होती जा रही है। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी सिलेक्शन में है, आप देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया की आप फास्ट सीरीज निकाल कर लेकर जाए उसमें सिलेक्शन ही रॉन्ग थी। आपने इमाम अल हक को साथ रखा हुआ काफी अरसे से, कितने फेलियर है उनके। उसके बाद जो आपके हसन अली थे उनका फेलियर था वो साथ है, फहीम अशरफ का फेलियर था वो साथ है। उसके बाद इससे जो पीछे वर्ल्ड कप और एशिया कप हुआ उसमें शाह मीर का फेलियर था वो T20 टीम के साथ है। शादाब खान को आप 3 साल कैरी करते रहे हैं। नवाज को आपने फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट किया था इतने बड़े फेलियर्स के बावजूद। और उसके बाद इस सीरीज में आजम खान को आप साथ उठाकर लेकर चले गए हैं, जबकि आपके पास हसीबुल्ला, आपने अभी तक उसको एक मैच ट्राई नहीं किया। अब आजम खान का जो ओवरऑल आप देख लें कि 7 मैचेस उनको पाकिस्तान खिला चुका है। 7 मैचेस में उन्होंने 3 की एवरेज से 18 रन किए हैं और उसके बावजूद उनको कैरी ऑन किया जा रहा है। ना उनकी फिटनेस है, ना उनकी फॉर्म है, और उसके बाद ना वो इंटरनेशनल में परफॉर्म कर सकते हैं, मगर वो पाकिस्तान टीम का बार बार हिस्सा बनते हैं। मोहम्मद वसीम जो हमारा प्रीवियस चीफ सिलेक्टर थे उन्होंने उसको सिलेक्ट किया था तो रमीज राजा ने उसको आके निकाल दिया था। फिर अब इस बाब रियाज ने उनको सिलेक्ट किया तो एक और कोई बंदा आके उसको निकाल देगा। तो जब इस तरह के खेल चलते रहेंगे आपके, तो फिर आपकी टीम बनेगी नहीं। फिर वही एक जो आपका जो बैट्समैन है बाबर आजम, अगर उसके साथ कोई भी बैट्समैन खड़ा होता दोनों मैचेस में तो हम मैचेस वगैरह में भी बहुत क्लोज चले जाते हैं, जीत भी सकते। लेकिन यहाँ पे एक सवाल राहुल भाई ये भी तो पैदा होता है कि बाबर आजम ठीक है हमारे सुपर डुपर खिलाड़ी हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल से उन्होंने उन्हीं खिलाड़ियों को अपने साथ कैरी किया। अब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि जो इतने कैपेबल ही नहीं थे। अब ये लगता है कि आपकी टीम में बाबर और रिजवान के अलावा कोई कैपेबल ही नहीं है कि वो इनिंग्स को बिल्ड कर सके या फिनिश कर सके। देखिए, वो जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की आप बात करते हैं ना, वो यहाँ पे प्लेयर्स पे भी अप्लाई होती है। देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी प्लेयर्स तो डेफिनेट अपना आपको सरवाइव करने के लिए अपनी जगह बनाएंगे, मगर असल जो जिसका प्रॉब्लम आ रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। जो असल कसूरवार है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हायर मैनेजमेंट है। वो क्यों प्लेयर्स को इतना ज्यादा पावरफुल होने देती है कि वो जो अपने स्टेक्स हैं उनको पाकिस्तान के स्टेक्स के ऊपर ले आते हैं। आप देखें कि जिस तरह इन्होंने वर्ल्ड कप में सिलेक्शन किया, देखें जो चीफ सिलेक्टर इंतजाम अल हक को इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सिलेक्टर बनाया था जब उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे। वो अपनी एक कंपनी चला रहे थे 3 प्लेयर्स के साथ मिलकर, और उन्होंने ना सिर्फ प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए बल्कि वो अपनी कंपनी के मफादात के लिए उन्होंने पाकिस्तान के मफादात को नजरअंदाज किया। फिर उनको तय किया गया। फिर उसके बाद एक और जो दूसरी ICA कंपनी है वो अब फंक्शनल है, उसके हफीज और जो काफी दूसरे जो चेयरमैन जो आपका जो कोचिंग स्टाफ है वो उसके पेरोल पर है, वो अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। तो जो असल प्रॉब्लम आ रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हायर अथॉरिटीज में आ रहा है कि वो क्यों पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर लोगों के इंटरेस्ट को तफजात दे रहा है, और क्यों उन्होंने प्लेयर्स पावर को इतना ज्यादा स्ट्रांग होना दिया है कि वो एक लॉबी बनाकर चलें, अपने मफादात के लिए फैसले करें, और जो पाकिस्तान के हाईली टैलेंटेड बच्चे हैं जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको नजरअंदाज करके जो अपने दोस्त यार हैं उनको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करें और उनको ओबलाइज करें। तो ये बेसिक इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है हाईएस्ट लेवल पे वो इंतहाई नाकस और इंतहाई नाअहल है कि वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा सर, आखिर में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, कल मैंने एक एक्सक्लूसिव खबर दी मोहम्मद हफीज़ के हवाले से, और साथ जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके दरमियान बातचीत बहुत कम हो रही है, तल्ख कलामियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ये कब तक ये इस तरह की चीज़ें चलेंगी? क्योंकि हफीज़ बीइंग ए सीनियर प्लेयर इस टीम के साथ रहे भी हैं, अब वो हेड कोच हैं, वो चाहते हैं कि खिलाड़ी लीग्स ना खेलें, खिलाड़ी चाहते हैं हम लीग्स खेलें। कुछ को ILT के लिए परमिशन मिल गई है, कुछ को BPL के लिए परमिशन मिल नहीं रही। तो ये क्या मौजरा है? क्योंकि जब खिलाड़ी और टीम डायरेक्टर के दरमियान बातचीत नहीं होगी तो रिजल्ट्स कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? देखिए, रिजल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सोल रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। देखिए कि जब वो नायल तरीन आदमी उसने आगे लगाए हुए हैं खुद अपने जैसे, तो फिर उसके बाद रिजल्ट कैसे आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेहतर हो गया, और पाकिस्तान और टीम के दरमियान और जो कोचिंग स्टाफ है या मैनेजमेंट है उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन बन सकता है। देखें कि कोई अहलियत होती है, कोई एजुकेशन होती है, कोई डिग्री होती है, कोई तजर्बा होता है, उस पर लोग चलते हैं। जब आप बगैर क्वालिफिकेशन के, बगैर किसी डिग्री के इतने बड़े टीम डायरेक्टर लगा देंगे, फिर आपके जो दोनों कोचेज है बॉलिंग को ही देख लें, उमर गुल देख लें, सईद अजमल देख लें, वो तीसरा देख लें, ये सारे के सारे मैट्रिक फेल, मैट्रिक के गिर्द इनकी एजुकेशन है,
उनको साथ लगाया हुआ, तो फिर तालमेल कैसे बन सकता है आपका? आप हाईएस्ट लेवल पर कोचिंग कर रहे हैं, आप हाईएस्ट लेवल पर डायरेक्टर बने हुए हैं, अकेडमीज को चला रहे हैं, एजुकेशन आपकी है नहीं, आपका तजर्बा है नहीं। कोई जो इनका कोई दोस्त होता है, कोई यार होता है, कोई चेयरमैन का रिश्तेदार, कोई उसके बेटे का रिश्तेदार, कोई आगे इनका जो डायरेक्टर है उनके तलक वाले लोग उसको अपॉइंट कर देते हैं पकड़ के, जी आप कोचिंग में आ जाओ, आप फलाने मैनेजमेंट में आ जाओ, आप फलाने में आ जाओ। पहले ये उसके को लगाते हैं, उसके बाद ये फिर एडवर्टाइज कर देते हैं पोस्ट को। जब इस तरीके की इरेगुलरिटीज होंगी तो फिर आपकी टीम तो नोवे पे, फिर एक्सपीरियंस आपको हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं होता प्लेयर के, फिर आप अपनी मनमानी चाहते हैं जिसको वो प्लेयर जो यंगस्टर्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, और वो फिर इससे नुकसान एंड ऑफ द डे किसका होता है? पाकिस्तान का। लेकिन सर यहाँ पे एक शख्स ऐसा है जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, यासिर अरफात, जिनके पास ईसीबी का लेवल 4 का कोचिंग से वो सर्टिफिकेट भी है, इसके अलावा वो पढ़े लिखे भी हैं और इंग्लैंड में भी काफ़ी ज़्यादा वो काम किया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से जो हमारे जय्यद लोग हैं जो कि अपने आप को समझते हैं कि हम स्पोर्ट्स के करता दर्द हैं, वो उसके हवाले से भी अब पॉइंट्स उठाना स्टार्ट हो गए कि हाई परफॉर्मेंस कोच किसने लगाया, किसने नहीं लगाया, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब कि जो आउट ऑफ द बॉक्स बंदा आ जाए उसको तो फिर हम टिकने ही नहीं देते। नहीं, वो इसको मैं बताता हूँ ना, उसकी वजह होती है। उसकी वजह ये होती है कि देखें कि जब आपने पाकिस्तान की, इवन मैं आपकी मिसाल देता हूँ, फर्ज किया मैं पाकिस्तान की जो नेशनलिटी मैं उसको छोड़कर मैं इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाता हूँ। उसके बाद ये जो लेवल 3 लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज होते हैं ना, ये मैंने किए हुए सारे, ये लेवल 3 लेवल 5 लेवल 3 हो जाता है। उसके बाद 1 महीने 15 दिन में लेवल 4 आपका कोर्स हो जाता है। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। असल चीज ये है कि जब आपने प्लेसमेंट करनी होती है एट द हाईएस्ट लेवल कोचिंग स्टाफ की, तो फिर आप देखते हैं कि उस अगला जो प्लेयर जिसको आप ला रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी क्रेडेंशियल्स क्या है, क्या उन्होंने, अगर पाकिस्तान की नेशनलिटी किसी बंदे ने छोड़ दी है और वो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया सेट हो गया, तो क्या उसने हाईएस्ट लेवल पर कोचिंग की हुई है, क्या उस कंपटीशन में वो आया हुआ, क्या उसने जो इंग्लैंड की नेशनल टीम है या उनके जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है या ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम है या उसका डिपार्टमेंट है उसके साथ उन्होंने कोई टाइम लगाया हुआ है, प्रोडक्शन दी हुई है, डेवलपमेंट का कोई काम किया हुआ उधर उन्होंने, तो फिर अगर उनका एक बड़ा नाम है तो फिर आप उसको पाकिस्तान टीम। ये नहीं हो सकता कि मैं अगर यहाँ से छोड़कर चला गया, मैंने 2-4 सिफारिशें करवाई जी कि मैंने लेवल 3 लेवल 4 कर लिया, मुझे पाकिस्तान टीम के साथ आकर लगा दें, इस तरह नहीं होता। फिर जो देखिए इसमें जो दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि फिर आपका जो कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम जो पिछले 20 साल से फंक्शन है, 24 साल से, फिर आप माने कि वो बिल्कुल जीरो बेकार है। फिर आप अपने सिफारिशियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नायल दोस्तों को यहाँ पर ओब्लाइज करते हैं कि आप कोई एक बंदा भी अपने सिस्टम में प्रोड्यूस नहीं कर सके और आपको बाहर से भी एक ऐसा बंदा उठाकर लाने पड़े हैं जो कि इस काबिल नहीं थे। तो ये असल प्रॉब्लम है कि आप आधे तीतर आधे बटेर हैं, या तो यहाँ पर खड़े हो या वहां से ले आए। अगर वहां से लाना तो फिर बेकी आर्थर में और ये जो बाकी ब्रैडबर्ग थे और जो बाकी कोचिंग स्टाफ था, जेफ लासन थे, उनमें क्या फॉल्ट था? वो तो उन्होंने हाईएस्ट लेवल पर कोचिंग की थी, डेवलपमेंट का काम किया हुआ था, उनके पास 20-20 साल का 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हुए हैं काफी कंट्रीज के। तो फिर उनके साथ तो इन लोगों का कंपटीशन बनता ही नहीं है। अब आप हफीज को कह देंगे डायरेक्टर लगा दिया हफीज को, तो हफीज का जी बहुत उसने बैच खेले हुए पाकिस्तान के, तो वो क्वालिफाई करता है डायरेक्टर के लेवल पर। तो डायरेक्टर के लेवल पर तो आपकी सबसे पहले तो मैनेजमेंट की डिग्री आपके पास एमबीए की होनी चाहिए, उसके बाद फिर आपके पास साइकोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, फिर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 10-15 साल किसी भी फील्ड के अंदर। उसके बाद फिर आपकी ये बनता है ये इस ओहदे पे आपको काम करने दीजिए। जब आपके पास कोई चीज भी नहीं है और आप सिर्फ चलते हैं अपने नाम पर और अपनी सोर्सेज पर और सिफारिशों पर, तो फिर उसके बाद जो ब्लेम तो आप पर डेफिनेट आएंगे। ठीक हो गया सर। आखिर में शॉर्ट 30 सेकंड का मुझे जवाब दीजिएगा कि जो लीग क्रिकेट के हवाले से जो गड़बड़ हुई है खिलाड़ियों की और हफीज की, इसमें आप क्या समझते हैं? खिलाड़ी राइट पे हैं या हफीज साहब राइट पे हैं? सिर्फ 30 सेकंड से हमारे पास। नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बोर्ड को एक पैरामीटर बनाना चाहिए, ना खिलाड़ी इस पे राइट पे है ना हफीज पे राइट पे है। इसमें कसूरवार सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसको पैरामीटर बनाकर प्लेयर्स को और ऑफिशियल्स को और मीडिया को दे देना चाहिए कि हमारे ये पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर रहकर जो खिलाड़ी रहेगा वो टीम में सिलेक्ट होगा, जो उससे बाहर निकलेगा उसकी सिलेक्शन नहीं होगी, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक जो कि अपने ही अंदाज में बहुत सारी चीज़ें आपको बता गए हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो क्यों तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है और अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर बेहतर करना है तो हमें टेस्ट क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।